क्या सरकार आपकी जमीन कभी भी ले सकती है? या फिर अगर किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया तो कानून क्या कहता है? नमस्कार दोस्तों, गब्बर आरटीआई ऑनलाइन के इस बेहद गंभीर और स्पेशल एपिसोड, मेरा मतलब है इस खास लीगल एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, हमारी पीढ़ियों की पूंजी और भविष्य की सुरक्षा है। आज हम एक खोजी यात्रा पर निकल रहे हैं, उन कानूनी हथियारों की बात करेंगे जो हर नागरिक के पास होने ही चाहिए। तो सबसे पहले उस डर की बात करते हैं जो अक्सर किसानों और संपत्ति मालिकों की रातों की नींद उड़ा देता है। क्या सरकार किसी भी नागरिक की प्राइवेट जमीन जब चाहे तब ले सकती है? अचानक से कोई सरकारी नोटिस आ जाए तो किसी के भी मन में खौफ पैदा होना लाजमी है। मनमाने ढंग से जमीन छिन जाने का डर बहुत रियल है। लेकिन क्या हमारा कानून सच में सरकार को मनमानी करने की खुली छूट देता है? और इसी से जुड़ा है दूसरा सबसे बड़ा खतरा, भूमाफिया और अवैध कब्जा। अगर कोई दबंग या गुंडा आपकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर ले तो आप क्या करेंगे? देखिए, आज हम यही जानेंगे कि इन दोनों ही सिचुएशंस में घबराना बिल्कुल नहीं है। हमारा यानी गब्बर आरटीआई ऑनलाइन का मकसद ही यही है कि आपको कानूनी रूप से इतना ताकतवर बना दिया जाए कि कोई आपके हक पर डाका ना डाल सके। चैप्टर 1, सरकार आखिर प्राइवेट जमीन ले कब सकती है? देखिए, राज्य के पास विकास के लिए जमीन लेने की पावर तो है, लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। सरकार पूरी तरह से भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 यानी लार एक्ट 2013 के सख्त नियमों से बंधी हुई है। अब यहाँ एक बहुत ही क्लियर लाइन है कानूनी भूमि अधिग्रहण और आपराधिक अधिक्रमण यानी क्रिमिनल ट्रेसपास के बीच। एक तरफ लीगल एक्विजिशन है जो सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस से करती है, और दूसरी तरफ है अवैध कब्जा। जब कोई प्राइवेट पार्टी या भूमाफिया बिना आपकी परमिशन के जमीन पर घुसता है तो वो पुरानी आईपीसी की धारा 441 या नए भारतीय न्याय संहिता की धारा 329 के तहत सीधे सीधे एक अपराध कर रहा है। इन दोनों को कभी एक मत समझिएगा। सरकार हवा में तीर मार के कोई भी कारण देकर आपकी जमीन नहीं ले सकती। कानून में पब्लिक पर्पस या सार्वजनिक उद्देश्य बिल्कुल साफ साफ डिफाइंड है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सड़कें, रेलवे या पुल, या फिर देश की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स, और शहरीकरण या गरीबों के लिए आवास योजनाएं। और एक बात, ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है। ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें 12 से 36 महीने तक का समय लगता है। चैप्टर 2, नागरिकों को उचित मुआवजे का अधिकार। देखिए, ये जो LARR एक्ट 2013 है ना, इसे डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि ये आम नागरिकों और किसानों के पैसों और आजीविका की पूरी रक्षा करे। ये अंग्रेजों के जमाने वाले पुराने 1894 के कानून जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरी तरह से जनता के फेवर में है। इस कानून का सबसे पावरफुल हिस्सा क्या है? वो है 100% एडिशनल सोल्यूशियम यानी अतिरिक्त सांत्वना राशि। आसान भाषा में बताऊं तो जो भी आपकी जमीन का बेस मुआवजा तय होता है ना, ये रूल उसे सीधे सीधे डबल कर देता है। जी हां, 100%, 2 गुना। और ये कोई सरकारी मेहरबानी नहीं है, ये आपका कानूनी हक है, ताकि विस्थापन का जो दर्द है उसे कम किया जा सके। अब जरा इस मुआवजे के गणित को समझ लीजिए, ताकि कोई भी आपको कम मुआवजा देकर बेवकूफ ना बना सके। सबसे पहले मार्केट वैल्यू तय होती है, फिर उसे एक मल्टीप्लायर से गुणा किया जाता है। शहरों में ये 1 गुना होता है, जबकि गांव में दूरी के हिसाब से 1.25 से 2 गुना तक हो सकता है। फिर इसमें जुड़ता है आपका 100% सोल्यूशियम, जिसके बारे में हमने अभी बात की। और हाँ, शुरुआती नोटिफिकेशन से लेकर फाइनल फैसले तक मार्केट वैल्यू पर 12% सालाना ब्याज भी मिलता है। और सुनिए, बात सिर्फ जमीन के बदले पैसा मिलने पर खत्म नहीं होती। सरकार को आपको रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट यानी RNR के फायदे भी देने होते हैं। इसमें घर शिफ्ट करने के लिए एक मुश्त विस्थापन भत्ता मिलता है। इसके साथ ही प्रभावित परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी या फिर उसके बदले 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अगर अधिग्रहण में आपका घर चला गया है ना, तो आपको बना बनाया घर या प्लॉट देना भी कानूनन जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि ये कानून कितना मजबूत है, तो इसका अंदाजा आप सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले से लगा सकते हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी NHAI जैसी बड़ी संस्थाएं भी इन नियमों से बच नहीं सकती। पहले ये लोग पुराने नियमों के तहत कम पैसा थमा देते थे, लेकिन अब नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए भी सरकार को LARR 2013 के इन्हीं उदार नियमों के तहत ही सांत्वना राशि और ब्याज देना होगा। चैप्टर 3, अतिक्रमण और अवैध कब्जे का खतरा। कई बार प्रशासन की मिलीभगत या संपत्ति मालिकों की अपनी लापरवाही की वजह से भूमाफिया एक्टिव हो जाते हैं।
जमीन से जुड़े विवादों का ये बहुत ही खतरनाक और गैर कानूनी पहलू है जिसे हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए। यहाँ एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। एडवर्स पोजेशन या प्रतिकूल कब्जे का खतरनाक 12 साल वाला नियम। लिमिटेशन एक्ट 1963 कहता है कि अगर कोई इंसान आपकी प्राइवेट जमीन पर लगातार 12 साल तक कब्जा जमाए रखता है और आप उसे हटाने के लिए कोई लीगल एक्शन नहीं लेते, तो वो कब्जा करने वाला व्यक्ति कानूनी तौर पर उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने। अपनी प्रॉपर्टी को अनदेखा करना आपसे आपका मालिकाना हक छीन सकता है। तो अब सवाल आता है कि ये भूमाफिया सबसे ज्यादा टारगेट किसे करते हैं? इनके प्राइम टारगेट होते हैं एनआरआई, जो विदेशों में बस गए हैं, या फिर वो लोग जो अपनी जमीन से दूर किसी दूसरे शहर में रहते हैं। इसके अलावा जहां बाउंड्री का कोई विवाद चल रहा हो या जहां फर्जी लेन देन किया जा सके, ऐसी प्रॉपर्टीज हमेशा इन अतिक्रमणकारियों के रडार पर होती हैं। इसलिए आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो भाई, इससे बचने का तरीका क्या है? बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय हैं। अपनी जमीन के चारों ओर पक्की बाउंड्री वॉल या फेंसिंग जरूर करवाएं और एक साफ चेतावनी बोर्ड लगाएं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर आपने घर किराए पर दिया है तो किराएदारों की जांच, पुलिस वेरिफिकेशन और रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट हमेशा बनवाएं। किराएदारों को समय समय पर बदलते रहें और हाँ, अपनी प्रॉपर्टी पर रेगुलर विजिट जरूर करते रहें। चैप्टर 4, अतिक्रमण हटाने का कानूनी हथियार। देखिए, अगर किसी ने जमीन हथिया ली है तो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना है। हमें एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत कानूनी प्रहार करना है। इस एस्केलेशन मैट्रिक्स को ध्यान से समझिए। सबसे पहला स्टेप है पुलिस अधीक्षक यानी एसपी या लोकल थाने में लिखित शिकायत देना और धारा 447 के तहत एफआईआर दर्ज कराना। इसके बाद प्रशासन के पास जाएं, तहसीलदार या एसडीएम को एप्लीकेशन दें। जैसे यूपी में एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स और 1076 हेल्पलाइन है, वैसे ही कई राज्यों में खास व्यवस्थाएं हैं। और अगर यहां से भी समाधान ना मिले तो आप सीधा सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये कानूनी लड़ाइयां बातों से नहीं, कागजों से जीती जाती हैं। आपको सॉलिड सबूत चाहिए। जमीन की जमाबंदी, इंतकाल जिसे म्यूटेशन भी कहते हैं, और प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें जरूर जुटाएं। और अगर सरकारी बाबू कागज देने में आनाकानी करे ना, तो बेझिझक आरटीआई लगाइए। यहीं पर गब्बर आरटीआई ऑनलाइन का असली महत्व सामने आता है। हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आरटीआई लगाकर तहसील से लेकर बड़े बड़े दफ्तरों से सरकारी दस्तावेज और अधिग्रहण के रिकॉर्ड्स बाहर निकलवाए जाते हैं। अब मान लीजिए कि कब्जा खुद किसी पंचायत या सरकारी बॉडी ने ही सार्वजनिक कार्य का बहाना देकर कर लिया हो, वो भी बिना किसी सही एक्विजिशन प्रोसेस के। तब क्या करेंगे? तब स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होगी। ऐसे में आप सीधे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सीपीसी की धारा 80 के तहत सरकारी विभाग को नोटिस भेज सकते हैं। और चूंकि यहां आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो आप संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट में रिट याचिका डाल सकते हैं। वहां आप अपनी जमीन वापसी और हर्जाना दोनों की मांग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर में बस यही कहूंगा, कानून सोए हुए लोगों की मदद नहीं करता, वो सिर्फ उनकी मदद करता है जो जागरूक हैं। चाहे वो सरकार का गलत तरीके से किया गया अधिग्रहण हो या किसी भूमाफिया का अवैध कब्जा। लड़ने के लिए आपके पास हर कानूनी हथियार मौजूद है। तो खुद से पूछिए, क्या आज हमारी और आपकी पुश्तैनी जमीन के कागज पूरी तरह से सेफ हैं? अपने अधिकार जानिए, कानून समझिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। खुद को और समाज को जागरूक करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखते रहिए गब्बर आरटीआई ऑनलाइन।